साथियों, लेबर फ्लोर का माहौल किसी भी सेकंड में बदल सकता है। एक एनेस्थीसिया रेजिडेंट होने के नाते हम सिर्फ एक ड्यूटी नहीं कर रहे, बल्कि बैक वक्त 2 जिंदगियों का दिफा कर रहे हैं। आज का ये एक्सप्लेनर ऑब्स्टेट्रिक एनेस्थीसिया पर एक सिस्टम्स बेस्ड हाई यील्ड मास्टर क्लास है। इसमें हम उन तमाम क्लिनिकल बारीकियों पर बात करेंगे जो रोजमर्रा प्रैक्टिस में जिंदगियां बचाने का सबब बनती हैं। तो चलिए सीधे मौजू पर आते हैं। इस सेशन का रोड मैप बहुत सीधा सा है। हम शुरुआत करेंगे उमूमी खतरात और फिजियोलॉजी से, फिर एनाल्जीजिया और प्लेसेंटल ट्रांसफर को समझेंगे, रीजनल और जनरल एनेस्थीसिया का मुवाजना करेंगे, एनेस्थेटिक पेचीदगियों को हैंडल करना सीखेंगे, पेचीदा हमल के केसेस पर नजर डालेंगे और आखिर में फीटल मॉनिटरिंग और रिससिटेशन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सेक्शन 1 की तरफ बढ़ते हैं, लेबर फ्लोर के उमूमी खतरात और फिजियोलॉजी। देखिए, मैटरनल मोर्टेलिटी यानी ज़च्ची के दौरान अमवात हमारे लिए महज एक स्टेटिस्टिक नहीं है, बल्कि इस पेशे की सबसे बड़ी और तल्ख हकीकत है। हम सब जानते हैं कि हमल के दौरान या डिलीवरी के 42 दिन के अंदर होने वाली अमवात इसमें शामिल है। लेकिन ये 42 दिन का अरसा ही क्यों? क्योंकि डिलीवरी के बाद भी जिस्म में फिजियोलॉजिकल शिफ्ट्स जैसे फ्लूइड की तब्दीलियां और हाइपर कोएगुलेबिलिटी तवील अरसे तक चलती रहती हैं। हमारी चौकसी सिर्फ बच्चे की पैदाइश पर ख़त्म नहीं हो जाती, बल्कि पूरे 6 हफ्तों तक बरकरार रहनी चाहिए। अब जरा प्रैक्टिकल बात करते हैं। लेबर फ्लोर पर आने वाले हर मरीज को हमें फुल स्टमक यानी भरे हुए मैदे के खतरे पर ही तसव्वुर करना है। क्यों? क्योंकि हमल के दौरान प्रोजेस्टेरॉन की वजह से गैस्ट्रिक एम्प्टिंग बहुत सुस्त हो चुकी होती है। पुल्मोनरी एस्पायरेशन के जानलेवा खतरे से बचने के लिए हमारी फास्टिंग गाइडलाइंस बिल्कुल सख्त होनी चाहिए। हल्की खुराक के बाद 6 घंटे और भारी खुराक के बाद कम से कम 8 घंटे का फाका लाजमी है। और हाँ, हर केस में मैदे की तेजाबियत कम करने के लिए एंटासिड प्रोफिलैक्सिस देना तो बिल्कुल नहीं भूलना। ठीक है, अब हम आते हैं सेक्शन 2 पर, जो कि एनाल्जीसिया और प्लेसेंटल ट्रांसफर के बारे में है। फार्माकोलॉजी का वो बुनियादी उसूल जो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए वो ये है कि तकरीबन तमाम लाइपोफिलिक पेरेंटल ओपियोइड्स और सेडेटिव्स बहुत आसानी से प्लेसेंटल बैरियर पार कर लेते हैं। यानी माँ को जो भी दवा दी जाएगी वो सीधी जनीन तक पहुंच सकती है। अद्वियात की डोज का मोहतात तयन ही वो वाहिद ढाल है जो नौज़ायदा को फीटल डिप्रेशन से बचा सकती है। मिसाल के तौर पर केटामीन को ही ले लें। अगर आप 1 मिलीग्राम पर केजी से ज़्यादा डोज देते हैं तो ये डायरेक्ट फीटल डिप्रेशन करेगा और डिलीवरी रूम में खामखा एक इमरजेंसी खड़ी हो जाएगी। तो यहाँ हमारे सामने एक बहुत ही क्लासिक क्लिनिकल चैलेंज आता है। वो ये कि हम जनीन को दवा के असर से कैसे बचाएं और साथ ही साथ माँ को भी दर्द से बेहतरीन रिलीफ कैसे दें। लेबर पेन को मैनेज करना और बच्चे को महफूज रखना, ये वो नाजुक तवाज़ुन है जिस पर हमारे हर क्लिनिकल फैसले का दारोमदार होता है। इस नाजुक तवाज़ुन को हासिल करने का सबसे मुअस्सर तरीका एपिड्यूरल में डाइल्यूट मुरक्कब का इस्तेमाल है। हम लोकल एनेस्थेटिक जैसे ब्यूपिवाकीन और किसी ओपियोइड जैसे फेंटेनिल को मिलाकर इस्तेमाल करते हैं। इससे एक ज़बरदस्त सिनर्जिस्टिक असर मिलता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि किसी एक दवा को अकेले इस्तेमाल करने के मुकाबले में यहाँ मजमूई डोज की ज़रूरत काफ़ी कम हो जाती है। नतीजा, सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी का खतरा नुमाया तौर पर कम हो जाता है, बच्चे तक दवा ना होने के बराबर पहुँचती है और माँ को दर्द से बेहतरीन रिलीफ मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, जहां हम रीजनल और जनरल एनेस्थीसिया का मुवाजना करेंगे। सिजेरियन सेक्शन के लिए इन दोनों में से किसी एक का इंतखाब दरअसल हमारे क्लिनिकल जजमेंट का सबसे बड़ा टेस्ट है। हम सब जानते हैं कि रीजनल एनेस्थीसिया हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड है, क्योंकि इसमें मरीज जागता रहता है, एयरवे बिल्कुल महफूज रहता है और मैटरनल मोर्टेलिटी का खतरा बहुत कम होता है। लेकिन कभी कभार हालात बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। शदीद हेमरेज जैसी जानलेवा इमरजेंसीज में, जहां में एयरवे का मुकम्मल कंट्रोल और इंतहाई तेज़ एक्शन चाहिए, वहां जनरल एनेस्थीसिया ही हमारा बैकअप और वाहिद ऑप्शन बचता है, इस बात को जानते हुए भी कि उसमें एस्पायरेशन का खतरा हमेशा ज़्यादा होता है। अब जरा इन रीजनल तकनीकों की फार्माकोकाइनेटिक्स को भी समझ लें। एपिड्यूरल अपने कैथेटर के जरिए हमें पेन मैनेजमेंट का एक मुसलसल और टाइट्रेटेबल कंट्रोल देता है, जो लेबर के कई घंटों पर मुहित सफ़र के लिए बेहतरीन है। लेकिन अगर आपको फौरी सिजेरियन करना पड़ जाए और सर्जिकल एनेस्थीसिया फ़ौरन चाहिए हो, तो फिर स्पाइनल एनेस्थीसिया का इंतखाब किया जाता है। ये इंतहाई तेज़, गहरा और मुकम्मल ब्लॉक फराहम करता है, जो इस तरह के हालात के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए अब चलते हैं सेक्शन 4 की जानिब, एनेस्थेटिक पेचीदगियों का फौरी इंतजाम। रीजनल एनेस्थीसिया के बाद ब्लड प्रेशर गिरना यानी हाइपोटेंशन एक ऐसा जानलेवा खतरा है जिसे हमें बहुत जारहाना अंदाज में हैंडल करना होता है ताकि यूट्रोप्लासेंटल कॉम्प्रोमाइज से बचा जा सके। जैसे ही ब्लड प्रेशर गिरे, ये 4 काम फौरी तौर पर करने हैं। पहला, 100% ऑक्सीजन दे। दूसरा, लेफ्ट यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट करें ताकि एवर्टोक्यूल कंप्रेशन खत्म हो और वीनस रिटर्न बहाल हो। तीसरा, आईवी फ्लूइड का तेज बोलस चलाएं। और चौथा,
हीमोडायनामिक्स को फौरी स्टेबल करने के लिए एफीड्रिन 5 से 15 मिलीग्राम या फेनिलिफ्रिन 25 से 50 माइक्रोग्राम एडमिनिस्टर करें। इसमें जरा भी देर नहीं होनी चाहिए। इसी तरह एपिड्यूरल की प्लेसमेंट के वक्त खास तौर पर टेस्ट डोज देते हुए हमें इंतहाई चौकन्ना रहना पड़ता है। अगर सुई गलती से इंट्रावेस्कुलर यानी खून की नाली में चली गई है तो एपिनेफ्रीन की वजह से फौरी टैकीकार्डिया और सिस्टमैटिक टॉक्सिसिटी जाहिर होगी। और अगर ये दवा इंट्राथीकल चली गई तो सिर्फ 2 से 5 मिनट के अंदर एक शदीद मोटर और सेंसरी ब्लॉक पैदा हो जाएगा। और अगर हम इसे बर वक्त नहीं पहचानते तो समझ लें कि एक जानलेवा हाई स्पाइनल या टोटल स्पाइनल की सूरत हाल बन सकती है। नेक्स्ट है सेक्शन 5, पेचीदा और हाई रिस्क हमल से निमटना। शदीद प्रीएक्लेम्सिया के केसेस हमारी खास तवज्जो मांगते हैं। उनकी तशखीस का क्राइटेरिया बिल्कुल क्लियर है। ब्लड प्रेशर का 160/110 से ऊपर जाना, प्रोटीनोरिया का 5 ग्राम पर डे से ज़्यादा होना, सीरम क्रिएटिनिन का बढ़ना, सीएनएस की अलामात और हेल्प सिंड्रोम की मौजूदगी। पैथोफिजियोलॉजी के एतबार से देखें तो ये मरीज़ शदीद हाइपोवोलीमिया का शिकार होते हैं। इसलिए एपिड्यूरल ब्लॉक देने से पहले ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना और फ्लूइड बैलेंस ठीक करना बहुत ज़रूरी है, वरना ब्लॉक के बाद ऐसा कैटास्ट्रॉफिक हाइपोटेंशन वाक़ई हो सकता है जिसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। हेमरेज या शदीद खून बहने को हमने 2 वाज़ेह कैटेगरीज में बांटना है। एंटीपार्टम यानी डिलीवरी से पहले, जिसकी बड़ी वजूहात प्लेसेंटा प्रीविया और इब्रेप्शियो प्लेसेंटे हैं। इनमें फौरी सर्जिकल इंटरवेंशन चाहिए होती है। दूसरी तरफ पोस्टपार्टम हेमरेज की सबसे बड़ी वजह यूटराइन एटोनी या रुका हुआ प्लेसेंटा होता है। यूटराइन एटोनी में यूटरस सिकुड़ने की सलाहियत खो बैठता है, जिसका फौरी इलाज ऑक्सीटोसिन जैसे यूटिरोटॉनिक्स का जारहाना और बरवक्त इस्तेमाल है। ये क्लासिफिकेशन जहन में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। और अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से सेक्शन 6 की तरफ, फीटल मॉनिटरिंग और रिससिटेशन। कार्डियोटोकोग्राफी या सीटीजी की रीडिंग में सबसे पहले नॉर्मल पैटर्न तलाश करें। एक नॉर्मल बेसलाइन वेरिएबिलिटी और एक्सेलरेशंस का मतलब है कि जनीन का आसाबी निज़ाम ठीक काम कर रहा है और वो महफूज है। लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ा रेड फ्लैग क्या है? जी हाँ, लेट डिसीलरेशंस। ये वो डिसीलरेशंस हैं जो यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन के बिल्कुल आखिर में शुरू होती हैं। ये यूट्रोप्लेसेंटल अनसफिशिएंसी और इंट्रा यूट्राइन एस्फेक्सिया की पक्की अलामत हैं। इसका मतलब है बच्चे को ऑक्सीजन नहीं मिल रही और अब फौरी डिलीवरी ही वाहिद लाइफ सेविंग ऑप्शन है। अगर बच्चे को पैदाइश के फौरन बाद रेसिसिटेशन की ज़रूरत पड़ जाए तो वहाँ एक सेकंड कीमती है। टाइमलाइन बहुत सख्त है। 0 सेकंड पर फौरी तौर पर मुंह और नाक की सक्शन करके एयरवे क्लियर करें। ठीक 30 सेकंड पर बच्चे को खुश करके मुतहर्रिक करें और फौरन रेडिएंट वार्मर में शिफ्ट करें। अम्बिलिकल कॉर्ड सिर्फ तब क्लैम्प करें जब उसमें धड़कन मुकम्मल रुक जाए। और फिर रेसिसिटेशन की कामयाबी जांचने के लिए 1 मिनट और 5 मिनट के मार्क पर अबगार स्क्वाड लाजमी चेक करें। तो आखिर में आप सबके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। फर्ज करें एक क्रैश सीजेरियन सेक्शन चल रहा है। एक तरफ मां के एयरवे को हर कीमत पर महफूज बनाने की फौरी जरूरत है और दूसरी तरफ बच्चे को शदीद फीटल एसिडोसिस का मोहलिक खतरा लाहक है। एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट के तौर पर इन फैसलाकुन सेकंड्स में आप इस लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में तवाज़न कैसे कायम करेंगे? जरा सोचिएगा। ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म होता है। मुझे उम्मीद है कि ये नॉलेज आपकी प्रैक्टिस में काम आएगी।